it retraces its own path। ये जो है कि क्या बतला रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। अब आप समझोगे ये लिखा क्या गया है, जब तक समझोगे नहीं दूसरे तरीके से आप समझते हैं। मान लो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और यहां पर कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम रखा गया है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा गया है। यहां से जो है कि सपोज एस ये इस तरीके से बेंड करके यहां चली गई, रिफ्रैक्शन हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ। यहां हमने जो है कि कोई मिरर रखा है, और इस मिरर से जो है कि फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे जो है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ भी मिरर हमने रखा है सपोज दैट, यहाँ से भी लाइट में जो है कि रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर हम फिर एक मिरर रख रहे हैं, जो मिरर इस पाथ के नॉर्मल हो। जब पाथ के नॉर्मल होगा मिरर, तो जिस पाथ से रे ऑफ लाइट जाएगी उसी पाथ से जो है कि रिवर्स हो जाएगी, उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। और यहीं से अगर इस रेज को अगर हम रिवर्स करते हैं, रिटर्न करते हैं, इसको पीछे भेजते हैं, तो यह जिस पाथ से जैसे आया है उसी पाथ को रिट्रेस करता है। यही प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाएगा। यहां से जैसे आपने भेजा, यहां पर आने के बाद फिर जिस तरह से यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करने लगेगा, फिर उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता चलेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है कि इफ ए रे ऑफ लाइट रिवर्स बैक आफ्टर ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। अगर किसी रे ऑफ लाइट को नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद उसी पाथ में पीछे अगर भेजा जाता है, तो ये क्या करती है, अपने पुराने पाथ को रिट्रेस करती है। यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। कोई परेशानी? यस सर। अब आप आगे ध्यान दोगे, जहां पे प्रॉब्लम होगा जरूर आप पूछोगे। अब इसे हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये समझाने के लिए हमने जो फिगर बनाया है इसे हम इरेज करते हैं, और तब जो है कि एक फिगर बना रहे हैं। सपोज दैट यहां पर जो है कि हमने ये इंटरफेस लिया, यह इंटरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। यह कोई भी मीडियम हम ले रहे हैं, यह मीडियम है सपोज दैट रेयरर या डेंसर, कुछ भी आप ले लो, आपको जो मन करे वो ले लो। तो हम कोई मीडियम हमने ले लिया, सपोज दैट यह रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है। और नीचे ये नीचे वाला जो मीडियम है यह डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। तो दो मीडियम हमने ले लिया, और इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये इंटरफेस। यह इंटरफेस है दैट सेपरेट्स टू मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2। यहां जो है कि हमने नॉर्मल ले लिया, ये इस इंटरफेस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इंटरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। अगर लाइट यहां से इंसिडेंट होती है, तब आप ध्यान दोगे इस रे को हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे। जो AO लाइन है यह इंसिडेंट रे है। तो अब आप समझोगे यह नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चूंकि लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, दैट इज ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हो जाएगी। ये हमें पता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal, while when a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal। तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट होकर के इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये जो रे है, ये जो रे है, जो ओबी रे है, यह ओबी रे कौन सी रे है, यह रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन कहेंगे, ये भी ध्यान देना होगा आप लोग को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। और यहीं पर हम इसके पाथ में क्या ले रहे हैं, एक मिरर रख दे रहे हैं। यह मिरर इसके पाथ के जस्ट नॉर्मल है, और जब पाथ के नॉर्मल है तो जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ से रिवर्स हो जाएगा कि नहीं। अगर पाथ के नॉर्मल है तो रेज को जो है कि पीछे रिटर्न करा देगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बोलोगे भी आप लोग? यस सर। तो चलते हैं आगे, फिर आप ध्यान दोगे। अब इसमें आपको क्या लेकर के चलना है कि वेन लाइट goes from when light goes from AOB path, अगर AOB पाथ से अगर जाती है लाइट, अगर लाइट AOB पाथ से अगर जा रही है, AOB पाथ फॉलो कर रही है, पहली बार ऐसे अगर जा रही है, तब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तब स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको लिखने का कई तरीका, अलग अलग कई तरीका है। इसको आप N2/N1 भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो 1N2 या 2N1 भी लिख सकते हो, या ऐसे आप लिख सकते हो 1N2 लिखा जा सकता है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप आगे समझोगे कि अगली बात हम क्या लेकर के चल रहे हैं। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि नाउ व्हेन लाइट goes from the path BOA, goes from the path BOA, अगर यहां से रिवर्स करा दी जा रही है, BOA पाथ से अगर जा रही है, तब आप क्या लिखोगे, अब ये तो इंसिडेंट रे का काम करेगा, और ये इसके लिए पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम हो जाएगा। और तब आप लिखोगे साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, कारण कि यहां पर जो आर है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम करेगा। और दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मींस ये हो जाएगा 2N1। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे उम्मीद है बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान दोगे, अब आप क्या करोगे कि इसके बाद से दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि साइन आई कट जाएगा, साइन आर कट जाएगा, और मिलेगा क्या 1N2 इंटू 2N1 इज इक्वल टू कितना 1, ये ना मिलेगा। या दिस इंप्लाई दैट फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1, ये रहा रिजल्ट। 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने लिखा कि 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1। बोलोगे ये समझ में आ गया सबको? यस सर। 1N, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो आपसे। ये याद रखना है आपको कि 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1 लिख सकते हैं। मतलब कि किसी दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/, पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब कि थोड़ा सा अगर हम इसे स्टेटमेंट में कहें तो बतलाओगे
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। बात समझ में आ रहा ना? अब आप चलोगे नेक्स्ट पॉइंट पे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मिटा देना, ये टॉपिक मिटा दें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसे इरेज करते हैं और चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल मीडिया। अगर कई मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब की बात हम समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल मीडिया, ये हम कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। यहां पर हम 3 मीडियम ले ले रहे हैं, एयर, वाटर और ये फिर क्या है, ग्लास, और नीचे क्या है, एयर है। अगर इस मीडियम में कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब के लिए हम बात समझेंगे, और इससे रिलेटेड हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालेंगे, उसे याद रखना होगा। तो हम जो है कि यहाँ पे ये नॉर्मल ले लिए, एयर वाटर इंटरफेस पर ये नॉर्मल है, तो एयर वाटर इंटरफेस पर ये नॉर्मल हमने लिया। लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, यह जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब लाइट चूंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है, दैट इज नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो जाएगी यह लाइट। क्या सही है? सही है ना? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है। यस सर। और छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है एकदम, ये बातें छोटे छोटे जो पॉइंट्स है याद रखोगे, कहीं पर भी डायग्राम बनाने में आपको असुविधा नहीं होगी। अब मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कुछ है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वही यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा कि नहीं? अगर इस तरह से हम ये लाइन ले ले रहे हैं तो ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों रे अगर पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तब यह एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। Equal होगा। तो ये इक्वल होगा। अब आप ध्यान दोगे, फिर लाइट जो है कि कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो रेयरर से अगर डेंसर में जा रही है तो फिर जो है कि ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, अब से बना रहे हैं, थोड़ा और बढ़िया बन जाए ये फिगर, नहीं तो अगला एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। ये जो है कि इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हमने लिया, और ये जो है कि रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो गई है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है यहाँ पर। अब फिर ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो जाएगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो गई ना, ये रे नॉर्मल के टुवार्ड्स फिर बेंट हो गई। अब आप देखोगे कि अब इस बार जो ये रे है क्या डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो आंसर है कि हाँ। तो रेयरर से अगर डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। अब आपको ये समझना है, यहां हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, और ये जो है कि एंगल, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, R1 ही होगा। ये साफ दिख रहा है ना, R1 हमने लिखा है, या नहीं लिखा होगा तो बड़ा लिखेंगे। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये एंगल, यहाँ वाला एंगल R2 है, और जब ये R2 है तो यह एंगल भी क्या होगा, यह एंगल भी R2 ही होगा, यह एंगल भी R2 होगा, और यह एंगल I के बराबर हो जाएगा। हम प्रूफ कराएंगे अभी आपको कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। अभी हम प्रूफ करेंगे बाद में। ये आप एंगल ऑफ इमर्जेंट है,
यह एंगल ऑफ इमर्जेंट है, जो कि किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। अभी हम याद रख रहे हैं और अभी हम प्रूफ कर लेंगे इस बात को। अब आप आगे ध्यान दोगे कि यह जो है कि फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस है, यानी कि आप लेकर के चलोगे कि व्हेन रिफ्रैक्शन at first phase, that is when refraction taken place at air water interface, अगर एयर वाटर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब के लिए आपको बात लेकर के चलना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब स्नेल्स लॉ, जब भी रिफ्रैक्शन की बात आप करोगे स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट होगा। अगर रिफ्रैक्शन का लगभग 80% जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा किससे, स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ यहां आपको अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये आप लोग थोड़ा बोलोगे तो ठीक रहेगा, कोई लोग बोलो तो। यस सर। 2n1, अच्छा। और कोई लोग हैंड रेज करोगे, जो लोग बतलाओगे, यहां पर बोलना नहीं है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। वाटर का एयर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे आप लोग, हैंड रेज करो तो क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक यादव, अंगद, पीयूष, बतलाओगे, विशाल बोलोगे, 1 and 2. हाँ बोलो। Yes. 1 and 2. 1 and 2, ये जो आप बात कह रहे हो 1 and 2 सही कह रहे हो, मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के विद रेस्पेक्ट दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ध्यान दोगे दूसरा मीडियम है क्या, वाटर के लिए हम सिंबल लिख ले रहे हैं W, और पहला मीडियम क्या है, एयर है, उसके लिए लिख दे रहे हैं A। तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ANW, सही है ना। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो। सर साइन R1 होगा। हाँ बहुत सही, साइन R1 होगा, क्योंकि R नहीं है, हमने इसे क्या ले लिया है, R1 ले लिया है, सही है। अब आप ध्यान दोगे, नाउ when refraction takes place at interface of water glass, when refraction at water glass interface, when refraction takes place at water glass interface, अगर वाटर ग्लास इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हो तब की बात हम करेंगे। तो चले ना इसको पढ़े ना, तो व्हेन रिफ्रैक्शन एट वाटर ग्लास इंटरफेस, तो अब इसके लिए फिर आप ही लोग बोलोगे, हैंड रेज करोगे, और तब हम पूछेंगे, ज्यादा लोग अब हैंड रेज करो, और इस बार उम्मीद है कि सही बतलाओगे सब लोग। रितिका सिंह, हाँ बोलो। सर साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 डिवाइडेड बाई साइन R2, सही है ना, R2, साइन R। यस सर। दिस इज इक्वल टू, सोच के बोलना कि ये सही हो, हमें चेंज ना करना पड़े। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं बोलने दो फिर हम आपसे बात करेंगे। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ तो कैसे लिखें उसको, लिखेंगे WNG, सही है,
मतलब ग्लास sir. का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के विद रेस्पेक्ट WNG, ये ना लिखा जाएगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे, सही है यह। और सब लोग यही बतला रहे हो क्या ना? ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर, और थर्ड पॉइंट हम लेकर के चलेंगे कि व्हेन रिफ्रैक्शन एट ग्लास एयर इंटरफेस, इसके लिए हम काम कर लें। ग्लास एयर इंटरफेस रहा, तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट ग्लास एयर इंटरफेस, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट ग्लास एयर इंटरफेस, तो जब ग्लास एयर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तब जो है कि लास्ट आपको बतलाना है। तो आप लोग हैंड रेज करो, आप लोग हैंड रेज करो, जितने लोग बतलाओगे। हाँ बतलाओगी। साइन R2 अपन साइन I इज इक्वल टू Sin I. सही बतला रहे हो, सब लोग सही बतला रहे हो। विनम्र हाँ बोलो विनम्र। और आपका वीडियो रुक गया है। 2 upon विनम्र sin का वीडियो I2 रुक गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ sin R2 divided by sin I2. I2 नहीं बेटा, I। I हाँ हाँ I है, I2 नहीं है। हाँ दिस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? this equals to GNA. GNA, बहुत सही, सही बोले हो। सब लोग सही बतला रहे हो, समझ गए हो स्नेल्स लॉ आप अच्छे से। तो दिस इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू आप बतलाए हो कि लिखा जाएगा GNA, सभी लोग यही बतलाए हो। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं और हम लिख रहे हैं तीनों इक्वेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम, दिख रहा है ना? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, when all are multiplied to each other, we have sin I divided by sin R1 into sin R1 divided by sin R2 into sin R2 divided by sin I. This is equal to ANW into WNG इंटू GNA। बोलोगे ये सही है ना? सही लिखा है हमने अंगद? Yes, sir. सही है ना ये? अब आप आगे ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट्स पे आप ध्यान दोगे। साइन R1 साइन R1, साइन R2 साइन R2, ये सब कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ANW WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाई दैट दिस ऑल इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल इज इक्वल टू 1। अब हमें इसी को सोच करके लिखना है, या आप लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो कि WNG वही हम लिखना चाह रहे हैं, लेकिन बतलाएं कि थोड़ा सा कैसे लिखा जाए। ऐसे हम लिख दे रहे हैं WNG इज इक्वल टू, ध्यान दोगे थोड़ा सा, WNG इंटू GNA इंटू ANW इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो WNG इज इक्वल टू 1 अपान आप लिखोगे ANW इंटू GNA। सही है? सही है ना? यस सर। Yes, sir.
अब आप इसी को 1/GNA को बोलोगे विशाल, 1/GNA को क्या लिखा जाए? बोलो, नहीं बोल रहे हो। विशाल, अभिषेक मिश्रा बोलोगे? सर ANG। 1/GNA को ANG लिख सकते हैं, जो कि पीछे हमने ये पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने यही पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने देखा कि 1N2 इज इक्वल टू 1/2N1। तो अगर आपको 1/GNA लिखना हो तो दिस इज इक्वल टू ANG लिखा जा सकता है। तो अब हम इसी को आगे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, लिखा जाएगा कि दिस इज इक्वल टू हो जाएगा GNA, ये हो जाएगा ANG डिवाइडेड बाई ANW। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि WNG इज इक्वल टू, बहुत न्यूमेरिकल में ये आपको हेल्प करेगा, हमें न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ही ज्यादा ये जो है कि टॉपिक, ये रिजल्ट हेल्प करेगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ANG डिवाइडेड बाई ANW। ये रहा रिजल्ट। कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसे समझा दें, कि अगर ग्लास का वाटर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, दे दिया गया हो कि ग्लास का एयर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और इसी ग्लास का, इस वाटर का एयर के विद रेस्पेक्ट इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बतलाइए ग्लास का वाटर के विद रेस्पेक्ट कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ऐसा पूछा जा सकता है ना। अगर हमें दे दिया ग्लास का एयर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का एयर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का वाटर के विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो WNG इज इक्वल टू ANG डिवाइडेड बाई ANW। आ गया समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर हमें GNW निकालना हो तो बतलाओ रिजल्ट क्या लिखते? सोच के बोलोगे आप लोग, कोई लोग बोलो। रेसिप्रोकल कर सर देंगे सर। रिवर्स हो जाएगा। यस सर, सबको पता है रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके होगा क्या? ANW सर। अपन ANG। हाँ, बहुत सही। हाँ, सही बतला रहे हो, समझ रहे हो आप लोग। रिवर्स हो जाएगा ना, यानी कि लिखेंगे ANW डिवाइडेड बाई ANG। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है कि कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अगली टॉपिक होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सर हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, और तब हम चलेंगे अगली टॉपिक पे। इसे हम अब इरेज करेंगे, अब ये बोर्ड पे सर। नहीं रहेगा। हाँ बोलो। सर जब ग्लास से एयर में आया हाँ, तो हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I कैसे हुआ, समझा दीजिए। उसको हम प्रूफ करा देंगे। हमने बोला पहले ही कि हम प्रूफ कराएंगे, ये एक्चुअल में एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा ना, तो हम प्रूफ करा रहे हैं आपको अभी आगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट एक दूसरे के इक्वल होता है, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अभी चलो प्रूफ ही करा ले रहे हैं, तब लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, चाहे पहले लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी करें। ये बोलोगे आप लोग, ये इरेज कर देना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे रिजल्ट का। तो अब हम चलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर। अगला टॉपिक होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप देख रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक है इधर लेकर चलते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, अब आप समझोगे इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट को। हम यहाँ पर जो है कि अपने लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्लास 10th में प्रैक्टिकल किया था।
एक आप ग्लास स्लैब ले रहे थे और ग्लास स्लैब को आप वुडन बोर्ड पर रख रहे थे और पेपर रख रहे थे उसके नीचे, ग्लास स्लैब के नीचे। इसके बाद से यहाँ पर ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर दे रहे थे, ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ जो है कि 2 पिन आप जो है कि पुट कर रहे थे, पिन जो है कि इसमें चुभो दे रहे थे आप कार्डबोर्ड में, और इस साइड से आप इसी पिन को देख करके जस्ट इसके सामने 2 पिन और जो है कि आप यहाँ पे रख दे रहे थे। ये 2 पिन आप जो है कि रख दे रहे थे, पुट कर दे रहे थे, इसमें चुभो दे रहे थे, और ये सभी जो है कि एक दूसरे के लाइन में अपीयर हो रही थी। ऐसा प्रैक्टिकल आपने किया है ना, तो आप ध्यान दोगे ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस पर जो है कि ये लाइन नॉर्मल है। चूंकि लाइट एयर से कहां पर आ रही है? इस ग्लास में आ रही है, ग्लास स्लैब में आ रही है, दैट इज ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो जाएगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंट हो जाएगी, ऐसे जो है कि ये अपीयर होगी। इसके बाद से यहां से फिर जो है कि ये नॉर्मल आप ले सकते हो कि ये यहाँ पर नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल से अवे होगी ना, और ये नॉर्मल से अवे हो करके ऐसे जो है कि चली जा रही थी। ये जो रे है, यह जो रे है, इसे कौन सी रे हम कह रहे थे? इमरजेंट रे कह रहे थे। इसे आप कह रहे थे इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और ये जो रे है इसे आप कह रहे थे इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल था। अब आप आगे समझोगे कि ये इंसिडेंट रे और ये अगर ये इंसिडेंट रे सीधे आती तो सीधे आती ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। अगर ये रे सीधे आती तो सीधे आती तो ये ऐसे जाती, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह रे सीधे जाती इस तरीके से। तो ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों के बीच का, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, आप देखते हो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो दोनों के बीच का ये जो नॉर्मल डिस्टेंस डी होता है, इसी डी को हम क्या कहते हैं? यह डी ही क्या कहलाएगा? डी को हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। अब आप समझोगे दूसरी पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स आप समझोगे कि नेक्स्ट पॉइंट्स, चूंकि ये पैरेलल है, ये दोनों के बीच, ये दोनों पर नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा ना, बोलोगे? और इसका नाम हमें कुछ देना पड़ेगा तभी ठीक रहेगा। ये हम नाम दे दे रहे हैं ए, यहाँ नाम दे दे रहे हैं ओ, और इसका नाम दे दे रहे हैं बी, और ये नाम दे दे रहे हैं, यहाँ जो है कि नाम सी दे दे रहे हैं, और यह जो है कि हम इसका नाम एम दे दे रहे हैं, एम नाम दे दे रहे हैं इसे। तो अब आप समझोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा एंगल आपको बतलाना है कि यह एंगल कितना हो जाएगा। इस एंगल को सोच करके आप लोग बतलाओ, इसकी वैल्यू बतलाओ इस एंगल की। आई होगा, आई होगा, साइन, सॉरी सर, आई माइनस आर होगा, आई माइनस आई आर माइनस होगा। ध्यान दोगे, आई माइनस आर जितने लोग बतला रहे हो सही है। ये जो एंगल है टोटल, हम ड्रा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा बनाए फिगर, तो ये टोटल एंगल ना आई होगा, यह और इसके बराबर। ये अगर आपने लेके चला है तो यह एंगल और यह एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। इसी में से आपने यह जो है कि आर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर होगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई माइनस आर, सही है, यह एंगल आई माइनस आर हो जाएगा।
अब आप आगे समझो, थोड़ा हम टाइम देख लें। टाइम, ओहो, टाइम तो लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, तो केवल डेफिनेशन बतला रहे हैं जल्दी जल्दी, ये सब छोड़ रहे हैं। डेफिनेशन जो है कि आप यहीं से अगले दिन स्टार्ट करेंगे कल। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन करोगे कि द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन, क्या कहलाएगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा या लैटरल शिफ्ट कहलाएगा। डिफिनीशन तो समझ में आ गया ना? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम कल बतलाएंगे। टाइमिंग कम है तो, क्योंकि अभी हम बतलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 5 मिनट